गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासों में आपका स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके अंदर भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और या एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम टेक ओवर कर रहे हैं लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को। लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को हम इसमें टेक ओवर करेंगे। तो देखिए, लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो है वो हमारे पास किस तरह का होता है। तो इन टॉपिकों में हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम लैग्रेंजन की सहायता से इनके इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर पाए। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें लैग्रेंजन को काउंट करेंगे, लैग्रेंजन कितना होगा, और उस लैग्रेंजन का उपयोग करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको लैग्रेंजन निकालना है किसी भी सिस्टम का, तो उसके लिए आपको केवल दो चीज़ें चाहिए। पहली, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो चाहिए होगी, और दूसरी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है वो चाहिए होगी। इसको आप टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यू से भी कर सकते हो, वैसे हम यू से ही करेंगे, बेटर रहेगा। तो हमारे पास जो लैग्रेंजन है, ठीक है ना, जो हमारे पास लैग्रेंजन है वो लैग्रेंजन रहेगा L इज इक्वल टू हमारे पास T माइनस का V। ये हमारे पास लैग्रेंजन आता है। और फिर हमारे पास लैग्रेंजन ऑफ इक्वेशन होती है, या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव सिस्टम। तो पहले हमें ये भी देखना होगा कि जो सिस्टम हमने लिया है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। और वो चाहे हमारे पास कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव, सभी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रहेगी डी अपॉन डी टी एंड डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक है, माइनस का डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू 0। दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो क्यू जे है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और किसी भी सिस्टम के अंदर जितने ज़्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन उतनी ही बार आपको निकालनी है, या उतनी ही इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगे। और ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है और नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर से हम नंबर ऑफ कंस्टेंट को निकाल देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का नंबर रहेगा। लेकिन आपको इतने लपड़ों में नहीं डालेंगे, है ना, सिंपल एंड स्वीट। हमें केवल लैग्रेंजन निकालना है, हमें केवल लैग्रेंजन को कैलकुलेट करना है, और उस लैग्रेंजन को आपको केवल इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर रखना है बस, और सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर किस प्रकार का होता है। देखिए, हम यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बना लेते हैं। पहले ये हमारे पास ओरिजिन है O, ये हम ले लेते हैं Y एक्सेस और ये ले लेते हैं हम X एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है या कोई भी पार्टिकल है जिसका मास हम ले रहे हैं M। ए पार्टिकल M सस्पेक्टेड टू ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल k। ये हमने स्प्रिंग ली है k, ठीक है। आपको यहाँ पर ये डायग्राम बनाना है और सिंपली आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काउंट करनी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो काउंट करने का तरीका है, मैं यहाँ पर इसको भी डिस्कस करूंगा।
क्योंकि ये आपके बहुत सारे हैं एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन आपको एग्ज़ाम में 100% मिलते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पर हमारे पास 8 से 10 एग्जाम्पल हैं। तो 8 से 10 एग्जाम्पल में कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो हमारे पास कई तरीके हैं निकालने के। उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप यदि लैग्रेंजियन निकाल रहे हैं या काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, कि आपको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उसको पढ़ना चाहते हो, ये भी चीज़ मायने रखेगी, ठीक है ना। ये चीज़ भी मायने रखेगी कि आपको किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम इसमें बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना, किसकी बात करें इसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। ये सिंपल पेंडुलम में नहीं है, ध्यान रखना। ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपको एक्स्ट्रा नोट करनी है। वैसे आपको मैं जब आप बोल रहे हो सर पीडीएफ भेज दो, तो पीडीएफ के अंदर ये चीज़ें भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जो लिखवा रखा है कॉपी में, जो एग्जाम में लिखना होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे बतानी होती हैं, इसलिए पीडीएफ से काम नहीं चलता। और जब मैं आपको पास पीडीएफ भेज दूंगा तो आपको जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखाऊंगा क्या, या स्क्रीन पे आपके पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। उंगलियां फेरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो रहेगी 1/2 mv²। ये तो सबके लिए है, लेकिन पर्टिकुलर बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए तो आप लिखोगे, यदि हमारे पास पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी 1 डायमेंशनल है तो आप इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है। यदि आपके पास वो 2 डायमेंशनल है, यदि आपके पास सिस्टम 2 डायमेंशनल है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 x² प्लस y²। यदि हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो आप लिखोगे 1/2 mx² प्लस y² प्लस z²। ये आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर नोट नहीं करना है, दिस इज एक्स्ट्रा मटेरियल, क्योंकि आपको जो पिछली चीज़ें हैं वो शायद याद ना हो या हो, उनके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता सबको याद होंगी। इसके अलावा यदि हम दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लें जिसको अपन बोलते हैं स्पेरिकल सिस्टम, स्पेरिकल सिस्टम, और तीसरा हमारे पास है पोलर सिस्टम, और स्पेरिकल सिस्टम तो एक ही होता है। तीसरा हमारे पास होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम, या उसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वैसे आपको उसको यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि वो उससे बेटर आपके स्पेरिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इजी पड़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी कि हमें कार्टेशियन ही यूज़ करना है या स्पेरिकल ही यूज़ करना है। हम अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ करते हैं कि आपको स्पेरिकल यूज़ करना है या कार्टेशियन यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिएगा, यदि स्पेरिकल सिस्टम है, यदि आपके पास यदि स्पेरिकल सिस्टम है तो टी की जो वैल्यू है, यदि 1 डायमेंशनल है तो आप लिखोगे a1/2 और m और साथ में l.², या फिर आप लिखोगे 1/2 mr.², ठीक है। यदि हमारे पास सिस्टम 1 डायमेंशनल है, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, देखो थोड़ी ऊपर, ठीक है। यदि हमारे पास सिस्टम 2 डायमेंशनल है तो आप लिखोगे 1/2 m और l² डॉट प्लस l² और थीटा डॉट का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 mr.² प्लस r² एंड थीटा डॉट का स्क्वायर, ओके। एंड थर्ड हमारे पास है t इज इक्वल टू 1/2 m और r.² प्लस r² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास रहेगा r² साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट स्क्वायर, ये होती है।
ये तो कब होगी, जब सिस्टम 3 डायमेंशनल होगा। ये कब होगा, जब सिस्टम 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, और इधर वाली जो बातें हैं ये हमारे पास कॉमन है सबके लिए। ठीक है, और ये है 1 डायमेंशनल के लिए, ये हमारे पास है 2 डायमेंशनल के लिए, और ये हमारे पास है 3 डायमेंशनल के लिए। ठीक, इस तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी के निकालने के आपके 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। आप इन चीज़ों को याद रख लेंगे, और वैसे आप जब बार बार यूज़ करोगे तो आपको याद भी आ जाएंगे अपना आप ही, टेंशन ना लो आप, है ना। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, और दूसरा हमारे पास अरे पॉइंटर कहाँ गया, हाँ ये रहा, बी हमारे पास है स्फेरिकल सिस्टम के अंदर। ठीक, और रही बात हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं इन चीज़ों को बार बार यूज़ करूँगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, इसकी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एकमात्र तरीका और सबसे सरल तरीका है W, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और F डॉट dr, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो। आपके पास कोई भी सिस्टम है तो आप सबसे पहले उस पर फोर्स देखेंगे कि फोर्स कितना है। ठीक है ना, उस फोर्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और जब आप उसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो वो आपके पास वर्क डन आएगा, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और है, यदि आपके पास फोर्स नहीं है लेकिन आपको डायग्राम पता है, डायग्राम क्या होगा, डायग्राम किस तरह से है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे, ये हमारे पास ओरिजिन होगा, आप ओरिजिन को कहीं पर भी मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मान लीजिए h ऊंचाई है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी m, z और h। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि आप पढ़ते हो इस तरह से, इसलिए मेरे को बताना पड़ता है ना। ये वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। वैसे जब कभी क्लास ऑफलाइन होगी तब मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा मटेरियल बताने पर आप छोड़ के भाग जाओगे क्लास को। देखिए, और ये हमारे पास h है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे u बराबर माइनस का m, z और h। ठीक है, ये जो mgh ले रहे हैं और माइनस mgh ले रहे हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी होती है वो रखनी होगी इसकी, कि आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ है। ठीक है ना, ओरिजिन सबसे पहले आपको लेना होगा। यदि आपने ओरिजिन नहीं लिया, आपने कैलकुलेशन की, तो गलत होगा। फॉर एग्जांपल देखो, आप गलती कैसे करोगे। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास ये हमने कोई बॉल लटका दी इस तरह से। ठीक है, आपने इसको ओरिजिन माना है, इसको। ठीक है, इसको ओरिजिन मानेंगे, और यदि ये किसी टाइम यहाँ पर था तो ये हमारे पास मान लीजिए L1 है, और यहाँ से ये दूरी हमारे पास L2 है। तो यदि आपने इसको ओरिजिन माना है तो इसके रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो रहेगी m, g और L2। लेकिन यदि आपने इस लाइन को ओरिजिन माना है, ये ओरिजिन है ये, तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी माइनस का m, g और L1। ये ध्यान रखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। आप ओरिजिन को कहाँ ले रहे हैं और आप ओरिजिन को कहाँ लेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। आप ओरिजिन को वहीं लेंगे जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकालने में सबसे ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। वो अपने हिसाब से कब देखना है, जब देखना है जब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, उसके अलावा भी कोई आपको मिल जाए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, है ना। जो जितने मैं आपको एप्लीकेशन करा दूंगा उसके अलावा कोई एप्लीकेशन आ जाए
ऐसा मुझे नहीं लगता कि संभव है। टेंशन ना लो तो आप, क्योंकि हम क्लासिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, अब वापस आते हैं हम किस पर, बड़ा हुए डायग्राम पर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैं इसको इसको पूरे डिटेल से समझा रहा हूँ, आराम से तसल्ली से सोल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक। तो मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ, बीच में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने बकवास कर दिया। देखो, हमारे पास है लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। ये आपका टॉपिक है जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी है। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी हो, आपको सीधे लैग्रेंजन निकालना है, ठीक है। हैमिल्टोनियन की बात बाद में करेंगे, वो आपको बताएंगे, उसमें अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमने यहाँ पर एक लकड़ी का बॉक्स लिया जिसका मास रहेगा स्मॉल m, और ये जो मास है वो एक स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है। और ये हमने ओरिजिन लिया है, ठीक। तो यहाँ पर हम ओरिजिन यहीं लेंगे, और ओरिजिन से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फोर्स है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए सिस्टम of linear harmonic oscillator which have a small mass small m, and this mass small m connected to a spring with spring constant small k, and this type of system are known as linear harmonic oscillator। वैसे आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, मुझे नहीं लगता ना। आप लिखोगे सीधे ही we know that the Lagrangian is, तो आप लिखोगे L इज इक्वल टू टी माइनस का यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास रहेगी के से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम के का नहीं लेंगे, बस सीधा क्या लेंगे, टी लेंगे। और ये हमें पहले कॉमनली लिख लेनी, 1/2 और m v² होता है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखोगे कि हमने कोऑर्डिनेट्स कौन सा लिया, तो हमने यहाँ पर हम पहले कोऑर्डिनेट्स चॉइस करेंगे, तो ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं। तो सिस्टम अब कितने डायमेंशनल में गति कर रहा है, सिस्टम केवल एक डायमेंशनल यानी कि x में मोशन कर रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, सिस्टम या तो इधर जा सकता है या पार्टिकल इधर जा सकता है, ये ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास केवल वन डायमेंशनल मोशन है, देखो ऐसे गति करेगा, तो आपके पास केवल और केवल वन डायमेंशनल है, और वो भी किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो सीधे ही चुपचाप यहाँ आएंगे और यहाँ देखेंगे कि वन डायमेंशनल है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 और mx²। तो इसको सीधे चिपका देंगे, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 1/2 और m और x² आप पर चिपका देंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो देखो u बराबर आपके पास रहेगा, फोर्स से निकालोगे ना, माइनस इंटीग्रेशन और f.dx। यहाँ पर f जो होता है वो रिस्टोरिंग हमारे पास फोर्स होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स को अपन लिखते हैं f = माइनस का kx, और इतना भी नहीं पता तो डूब मर जाओ फिर, है ना। कहाँ गया रे, तो u बराबर हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन माइनस kx और dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए सिंपली, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो u बराबर मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको k बाहर निकालना है,
और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कुछ नहीं है ठीक है ना। और लिमिट लगाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, -a से +a के बीच में गति कर रहा है। तो यहाँ पर लिमिट सिस्टम पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम लिमिट नहीं लगा रहे, सिंपल ही निकाल रहे हैं। तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी u बराबर आएगी 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। चुपचाप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आप ले जा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, और ये 3 है भाई साहब, और ये 3 होगी, 3 को और 2 को 1 में रख दीजिए। ठीक है, एक बार देख लो, हाँ सही है, ठीक है। तो आपके पास लैग्रेंजन कहाँ गिरा है, हाँ, तो आपके पास जो लैग्रेंजन है L बराबर आपको मिलेगा 1/2 m और x डॉट स्क्वायर और माइनस का 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करेंगे किसमें, हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो इसको आप लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन में रख दीजिए। क्या मैंने लिखा, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। एंड यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय लैग्रेंजन इक्वेशन। इसको मत छोड़ो भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लैग्रेंजन को लेके चलेंगे। तो रहेगा हमारे पास d/dt और डेल L अपॉन डेल x डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल x इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए L की वैल्यू, तो d/dt और डेल L अपॉन डेल x डॉट, L की वैल्यू पुट करने के लिए बोला रहे, L की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, एल की वैल्यू फिर पुट कर देना 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एंड के एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूँ यहीं पर, फिर बोलोगे हटा दिया। तो यहाँ पर देखो d/dt को आप यहीं रखो, यहाँ पर x डॉट है और यहाँ पर x डॉट है, ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन होगा और ये कितना हो जाएगा 0। तो x डॉट का कितना हो रहेगा 2x डॉट, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिंपली m और x डॉट बचेगा माइनस का, यहाँ पर x है तो ये 0 रहेगा और इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये रहेगा माइनस और एक माइनस और, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कितना रहेगा 2x, तो ये बचेगा kx। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ kx इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो d/dt mx डॉट प्लस kx आ रहा है, तो इसको अगले पन्ने पर लिख दूँ और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिंपल पेंडुलम आ गया, चलो कोई बात नहीं, पेज खत्म हो गया मेरे पास, कम ही लगाए थे मैंने। देखो तो यहाँ पर आपके पास आया d/dt और आपके पास है m और x डॉट, ठीक है, प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ पर डबल डॉट आ जाएगा, तो एम एक्स डबल डॉट एंड प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है ना, ये क्या आ गई है इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि किसी को लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आई है तो मेरे को बता दे, मैं उसको दिखा दूँगा। देखो कैसे आई, दिखी नहीं है आपको ना, दिखेगी अभी देखना। ये m है और डबल डॉट का मतलब है d² अपॉन dt स्क्वायर प्लस का के एक्स इक्वल टू 0। m का डिवाइडेशन दे दो पूरी इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा d² x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन में m और x इक्वल टू 0 एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट एंड ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं k अपॉन में m। तो आपके पास मिलेगा d² x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यह आपने जरूर पढ़ी होगी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जहाँ पर ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, ये हमारे पास क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर,
फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर कम्प्लीटली। और वैसे टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन समय बहुत ज़्यादा खा गया समझाने में। और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, तसल्ली से देखें। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लें। यदि आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आगे का जो मटेरियल है वो भी आपको ईजी पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदा रहें। ठीक है।